मैं निशान अकेडमी के माध्यम से कुबेर सिंह धाकड़ ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। सभी छात्रों से अनुरोध है कि ऑनलाइन क्लासेस को बड़ी सहजता से देखें और उपयोग करें। आज लॉकडाउन की परिस्थितियों के कारण पूरे देश में ऑफलाइन क्लासेस प्रतिबंधित हैं, विद्यालय भी प्रतिबंधित है। तो आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाए रखने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको मदद करना चाहते हैं। तो सभी छात्रों को मैं आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षा 12 का पीसीएमबी के फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। सभी छात्रों से अनुरोध है कि कॉपी और पेन साथ में लेकर रखें और उसे ज़रूरत की जो बिंदुवार सूची है उसको नोट करते चलें। आशा करते हैं सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक नोट करेंगे। तो चलो हम आज चैप्टर को शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट पीसीएमबी का प्रकाश। इस टॉपिक पर गहन अध्ययन करने से पहले कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूं। हर बिंदु को रफ में नोट करते चलें। साइड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि परीक्षा में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको नोट करें। तो आज का विषय है प्रकाश। प्रकाश हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। इसकी रियल तरीके से डेफिनेशन माने तो प्रकाश एक बाहरी अभिकरण है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। तो परिभाषा के लिए दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं, बाहरी अभिकरण और दृष्टि संवेदना। प्रकाश एक बाहरी अभिकरण है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिससे हमें कोई वस्तु क्या होता है, दिखाई देती है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की डेफिनेशन पूछी जाती है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक बाहरी अभिकरण है जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है, जिसके कारण हमारी आसपास के चारों ओर की वस्तुएं हमें दिखाई देती है। बोले प्रकाश हमें मिलता कहां से है? तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। ये दोनों ही प्रकाश के स्रोत सेम प्रकार से कार्य करते हैं, जो हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करते हैं, जिसके कारण हमें आसपास का सारा वातावरण दिखाई देता है। प्राकृतिक स्रोत में आपका मुख्य स्रोत है सूर्य। जो सूर्य से आने वाली सनरेज होती है, ये हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। कृत्रिम स्रोत में आप ट्यूबलाइट है, बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले वो सारे बिजली के उपकरण जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वो भी एक इसी का कार्य करते हैं। लालटेन है,
आप कोई भी लकड़ी जलाएं, कागज जलाएं, उससे जो भी संदेश, जो भी प्रकाश निकल के आता है वो भी कहीं ना कहीं से उसी प्रकार कार्य करता है। किसी वस्तु को देखने में हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करता है। ठीक है, आपको ये बिंदु समझ में आया होगा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक प्रकाश जो प्रकृति ने हमें शुरू से ही प्रदान किया है, और कृत्रिम स्रोत वो होते हैं जो मनुष्य ने अपनी तकनीक और ज्ञान के माध्यम से उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण ये 2 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश के गुण। तो मुख्य रूप से हमें प्रकाश के परीक्षा में 2 या 3 गुण ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का एक सही तरीका होता है कि हमें डायरेक्ट नंबर ना लिखते हुए हम उसकी आंसरिंग करनी है। प्रकाश के महत्वपूर्ण गुण निम्न है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश के ऋजु रेखीय संचरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। पहला पॉइंट क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जो प्रकाश के ऋजु रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो प्रकाश के ऋजु रेखीय सिद्धांत को समझ सकते हैं कार्डबोर्ड के माध्यम से। कुछ कार्डबोर्ड लेते हैं 3 या 3 से अधिक, इस तरीके से यहां कोई प्रकाश का स्रोत होता है, सपोज करें मोमबत्ती है, इनमें छिद्र होते हैं बारीक, यहां हमारी आंख के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो प्रकाश के ऋजु रेखीय सिद्धांत में जो कार्डबोर्ड होते हैं उसके तीनों छिद्र को एक साथ एक सीध में लेते हैं, तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक पहुंच जाती हैं और हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। इसे ही हम प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। इसी प्रकार नोट करते चले आप, और ध्यानपूर्वक हर बिंदु को समझे। आगे आपको इस टॉपिक की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, और बुक पढ़ते रहें, इसमें भी संबंधित प्रश्नों की जानकारी दी गई है। तो इसका दूसरा प्रश्न बिंदु है प्रकाश सीधी रेखा में, हो गया पहला। दूसरा हो गया प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। अब बोले निर्वात क्या होता है? तो हमारे जो सौरमंडल है उसमें जो हमारी पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, उससे बाहर जहां वायुमंडलीय दशाएं महसूस नहीं की जाती हैं, उस बाहरी क्षेत्र को हम स्पेस या निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु बना आपका, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा बिंदु है
प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती। अगर ऐसा होता तो एक बिंदु पर दो दिशाएं होती जो प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत को गलत साबित करते। अब इसका जो चौथा पॉइंट है सिंपल ही है। प्रकाश हमारी किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। तो बाहरी कोई भी वस्तु हो उसे देखने में प्रकाश हमारी मदद करता है। अब चौथा जो पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें प्रकाश के कई सारे फीचर्स हैं जिन्हें हमें समझना है। तो अगले पॉइंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया होती है। तो प्रकाश की कौन कौन सी प्रक्रिया होती है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण। अब ये अपने आप में सारे अलग अलग बिंदु हैं जिनको एक एक करके हमें समझना होता है। आशा करता हूं आपको ये प्रकाश के महत्वपूर्ण गुण समझ में आए होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जो प्रकाश के ऋजुरेखीय संचरण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है जहां इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश एक दूसरे के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करता है। प्रकाश हमारी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण की घटनाएं होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को देखने के साथ लाइक करें, कमेंट करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला हमारा बिंदु है जिनको हम समझते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनसे क्वेश्चन भी आता है और अगले चैप्टर में भी, इसी चैप्टर के अगले भाग में भी देखने को मिलते हैं। तो प्रकाश का हमने जो लास्ट वाला टॉपिक जो हेडिंग पढ़ी थी, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण आदि की घटनाएं आपने देखी होगी। तो उन्हीं बिंदुओं को हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, परावर्तन क्या है? परावर्तन मीन्स होता है जब प्रकाश की कोई किरणें किसी सतह पर जब टकराती हैं, ये आपतित किरण हो जाती है। आपतित किरण, तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस किरण को परावर्तित किरण
कहते हैं। तो परावर्तन की परिभाषा समझे तो जब कोई आपतित किरण किसी सतह पर टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को ही हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। परावर्तन की प्रक्रिया किसी सतह की प्रकृति पर निर्भर करती है। सतह की प्रकृति कैसी है, परावर्तन कितना होगा। अगर सतह की प्रकृति चिकनी है, जैसे कांच होता है, तो वहां परावर्तन की घटना अधिक होगी। कोई खुरदरी सतह है या गंदी सतह है तो वहां परावर्तन कम होगा। जैसे गंदा पानी ले ले और साफ पानी ले ले तो वहां अलग अलग होता है, जिसे हम एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो प्रकाश के परावर्तन को निर्धारित करता है, मतलब कि प्रकाश की सतह कैसी है, चिकनी है, खुरदरी है। अगर मटमैली गंदी होगी तो वहां प्रकाश का परावर्तन कम होगा और चिकनी होगी तो ज्यादा होगा। तो ये हो गया आपका परावर्तन की परिभाषा। इसी प्रकार दूसरी होती है अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो अपवर्तन को हम समझते हैं, एक तल है, ये उस तल का लंब है, यहां से कोई प्रकाश स्रोत से कोई आपतित किरण आती है, आपतित किरण। तो आपतित किरण किसी सतह से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे तो हम परावर्तन कहते हैं। ये परावर्तित किरण हो जाती है। लेकिन कुछ प्रकाश किरणें जब एक माध्यम से, ये कोई माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है, जब कोई आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये हो गई आपकी अपवर्तित किरण। मतलब ये है सीधा सीधा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने निश्चित मार्ग से विचलित हो जाती है। सपोज करें मार्ग से विचलित मीन्स इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो विचलित हो गया। इसको ऐसे देखते हैं, यहां पर यदि विरल माध्यम है, विरल माध्यम माने तो आपका वायुमंडल में से जब ये जल में जाएगी सघन माध्यम में तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाती है। क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि यही किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से दूर हटती है। तो अपवर्तन की परिभाषा सीधे तौर पर कह सकते हैं, जब कोई आपतित किरण कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पूर्व मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है, और यदि विरल से सघन में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये आपका अपवर्तन की घटना हुई। इसमें जो अभिलंब से जो कोण बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसे I और इसे R से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित कोण या आपतन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन कोण। तो आपका परावर्तन अपवर्तन। इसके बाद अगला
प्रकाश का गुण होता है उसे समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको नोट कर ले रफ में और अच्छी तरीके से समझ ले। अगला आता है आपका प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या होता है? तो प्रकाश में प्रकीर्ण की प्रक्रिया पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा वायुमंडल में उसका नीला दिखना, आपने देखा होगा वायुमंडल नीला दिखाई क्यों देता है? तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं जिनसे जब एक प्रकाश टकराता है तो उनसे परावर्तन अपवर्तन एक घटना होने के पश्चात आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्ण की स्कैटरिंग बोलते से। बरसात के समय आपने देखा होगा वायुमंडल में जब बरसात होती है तो पानी की बूंदों से जब प्रकाश निकलता है तो वहां एक लेंस जैसा कार्य होता है, तो वो अपना अलग अलग रंग दिखाई देता है। रेनबो भी इसी घटना पर कार्य करता है, जिसे रेनबो, जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं। प्रकीर्ण की घटना के कारण आकाश आपका नीला दिखाई देता है। अगला बिंदु आता है आपका अगला बिंदु लेते हैं आपका व्यतितरण। व्यतितरण, ये सारे पॉइंट आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए। पेपर एग्जाम में सिंपल से शुरुआत के 3-4 पॉइंट लिखना है, ये आगे समझने के लिए। इनका आगे टॉपिक में कहीं चर्चा भी नहीं है, सिर्फ यहीं तक ये रहता है। तो व्यतितरण मतलब होता है जब कोई दो प्रकाश किरणें एक साथ चलती हैं तो उसके अलग अलग जहां बिंदुओं पर उनका योग होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब उसका समान योग है वो अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। तो व्यतिकरण मीन्स जब कोई दो प्रकाश किरणें एक साथ जब चलना प्रारंभ करती हैं तो उसके अलग अलग बिंदुओं पर उनका योग विभिन्न होगा, अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। अंत में जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम चर्चा करते हैं, ये बिंदु है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण की जो घटना है एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, वहां नोट करते चले। फिर पूछा जाता है वर्णक्रम क्या है, जिसे स्पेक्ट्रम। वर्णक्रम क्या है? इसी के वर्णक्रम दो प्रकार का होता है। वर्णक्रम दो प्रकार का होता है, शुद्ध वर्णक्रम और अशुद्ध वर्णक्रम। तो हम वर्ण विक्षेपण की घटना पर चर्चा करते हैं। इसमें क्या होता है, श्वेत प्रकाश को एक स्लिट के माध्यम से, एक स्लिट के माध्यम से प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। तो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात ये अपने 7 रंगों में अभिव्यक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 रंगों में अभिव्यक्त हो जाता है। इसको हम पर्दे पर देखा जाता है, पर्दे पर देख सकते हैं इसके अलग अलग रंगों को। तो वर्ण विक्षेपण मीन्स जब कोई श्वेत प्रकाश को किसी स्लिट से होकर निकालते हैं और प्रिज्म के माध्यम से जब जो प्रकाश बाहर निकलता है तो उस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना में श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में अभिव्यक्त हो जाता है।
इन 7 रंगों का एक बैंड, इन 7 रंगों का एक जो बैंड जो पर्दे पर दिखाई देता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्णक्रम, वर्णक्रम मीन्स रंगों का एक क्रम के रूप में व्यवस्थित हो जाना। तो वर्ण विक्षेपण मीन्स श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर निकाला जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अब यहां देख सकते हैं 7 रंगों में उनकी तरंग दैर्घ्य के हिसाब से उनका विचलन होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका विचलन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका सबसे ज्यादा विचलन होता है। तो हम देख सकते हैं जो रंगीन बैंड प्राप्त होता है इस पर्दे पर, तो वर्ण विक्षेपण की घटना में जो पर्दे पर रंगीन बैंड प्राप्त होता है इसी को ही हम स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। जो रंगों का जो क्रम होता है वो उनके तरंग दैर्घ्य के हिसाब से अलग होता है। जैसे सबसे नीचे ज्यादा विचलन होता है वो बैंगनी होता है, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है तो उसका सबसे कम विचलन होता है, वो सबसे ऊपर लाल होता है। तो रंगों का जो क्रम बनता है वो आप देख सकते हैं, हिंदी में बोला जाता है बैजानी, हापी, नाला, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं तो विव ग्या। 7 रंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इधर से जाएंगे तो इनका तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ता है इधर के रंगों का, मतलब इधर के रंगों का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगा, इसका सबसे ज्यादा होगा। और विचलन क्या होता है? विचलन घटता जाता है, इनका विचलन क्या होगा? घटता जाएगा इधर के लिए। तो इसको देखते हैं, इसका मतलब होता है बैगनी, ये होता है जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल। इंग्लिश में देख सकते हैं तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रंगों का क्रम पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से कि जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें रंगों का क्रम बताइए, वर्ण विक्षेपण में रंगों का क्रम बताइए। तो हिंदी में आप लिख सकते हैं बैजानी, हापी, नाला, या अंग्रेजी में लिखें तो वेवग्योर, मतलब बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तो उसका विचलन सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो उसका विचलन कम होता है, जो ऊपर दिखाई देता है। बाकी के बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज रहते हैं, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला। अब इसमें जो रंगों का जो क्रम बनता है इसमें क्या होता है, कभी कभी ऊपर और नीचे का रंग दिखाई देता है सिर्फ क्लियर तरीके से, बीच के रंगों का पता नहीं चलता है कौन सा है, मिले जुले से दिखाई देते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अशुद्ध स्पेक्ट्रम। अशुद्ध स्पेक्ट्रम मीन्स जो वर्ण विक्षेपण की घटना में पर्दे पर जो स्पेक्ट्रम बनता है, रंगों का जो क्रम प्राप्त होता है उसमें ऊपर का लाल रंग और नीचे के बैगनी रंग की सीमाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन बीच के रंगों की स्पष्ट सीमाएं दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे कहते हैं हम अशुद्ध स्पेक्ट्रम या अशुद्ध वर्णक्रम। स्पेक्ट्रम इंग्लिश वर्ड है, वर्णक्रम हिंदी शब्द है, इसे अशुद्ध वर्णक्रम कहेंगे यदि बीच के रंगों की क्लियरिटी आपको दिखाई नहीं देती। बोले शुद्ध वर्णक्रम कैसे किसे कहते हैं? शुद्ध वर्णक्रम में आपको सभी सातों रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं हम शुद्ध
वर्णक्रम, दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। शुद्ध वर्णक्रम क्या है, अशुद्ध वर्णक्रम क्या है। तो शुद्ध वर्णक्रम में सातों रंग दिखाई देते हैं पर्दे पर क्लियर, और अशुद्ध वर्णक्रम में बैंगनी और लाल दिखाई देता है, बीच के रंगों का मिला जुला सा मिश्रण दिखाई देता है, उसे अशुद्ध वर्णक्रम कहते हैं। अब आती है शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त कैसे करें। शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं होता है, प्रिज्म के दोनों ओर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये प्रिज्म है, जब कोई स्लिट से कोई प्रकाश आता है तो यहां हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जहां जो किरणों को क्या करता है, सीधा करता है, मतलब समांतर किरणें हो जाती हैं। जब कोई एक माध्यम से सीधी किरणें यहां से आई है तो इनको ये समांतर कर देता है। इसके बाद प्रिज्म से जब ये किरणें निकलती हैं तो एक यहां होता है जो अलग अलग 7 रंगों में यहां पर प्रकाश को स्पष्ट कर देता है। इसे ही हम शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त करने का माध्यम कहते हैं। तो दोनों ओर हमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तब हमें शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त होगा। यदि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो अशुद्ध वर्णक्रम प्राप्त होगा। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण और प्रकाश की घटनाएं होती है। अब हम अगला जो बिंदु है टाइम, तो अभी तक हमने प्रकाश की कुछ घटनाओं को पढ़ा है और समझा है। जो पहला वीडियो है इसीलिए छोटा बना रहे हैं कि शुरुआत है, आगे से लंबा रहेगा वीडियो। समय निकालकर आप पूर्ण रूप से इसको देखें। आपसे आशा करता हूं कि पेन और पेपर के माध्यम से आपने नोट किया है। यदि कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट करें, या जब आगे से ऑनलाइन क्लास रहेगी तो वहां पर कमेंट कर सकते हैं। खासकर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई समस्या होता है तो पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर निशान एकेडमी का 9754332758 पर व्हाट्सएप करके कमेंट कर सकते हैं। हालांकि आपका जो निशान एकेडमी का जो ग्रुप है उसमें इस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं, और कोई समस्या हो तो उसे मेरे पर्सनल यहां पर आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कुछ समय के लिए उस ग्रुप में भी आपके कमेंट्स के लिए लिंक खोल देंगे, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जल्द ही मैं आपकी अगली क्लास कल लेके आऊंगा जो लंबी रहेगी, तैयार होके आए। ठीक है, आशा करते हैं आप कुशल रहें और आज कोरोना काल के संकट में अपनी सावधानी बरते और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।